समाज उनकी कई तरीके से मदद कर सकता है। जो 13 मेरे साथी शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को समाज के ऊपर न्यौछावर किया है, वो ताउम्र ता जिंदगी जब तक ये दुनिया रहेगी वो इस समाज के प्रति अमर शहीद कहलाते रहेंगे। उनकी प्रतिमाएं पार्कों में और स्मारकों में लगवाई जाएंगी। जब हम सत्ता में आएंगे तो उनके नाम से भी बहुत सारे मार्ग बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, संग्रहालय बनाए जाएंगे, स्टेडियम बनाए जाएंगे। लेकिन समाज को अब सवाल आता है कि समाज उनके परिवार को क्या दे सकता है। समाज को चाहिए कि ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं, उनके छोटे भाई हैं या उनके खुद के बच्चे हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी एजुकेशन में मदद करें, उन्हें पढ़ाने में मदद करें, उनकी आर्थिक मदद करें, उन्हें हर तरीके से मुकदमे में अगर मुकदमे उन पे हैं तो उन मुकदमों को लड़वाने में हमारे अधिवक्ता मदद करें। सब उनको जब जब कोई समस्या आए तब तक समाज उनके साथ खड़ा रहे और उनको सरकार से विशेष मदद दिलाने के लिए हमें एक बड़ा आंदोलन करना होगा। और जिन लोगों पर मुकदमे लड़े हैं उन लोगों से मुकदमे हटवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करना होगा, जिसके लिए हम सभी एक्टिविस्टों से हम निवेदन करते हैं कि मंच पर बैठकर या गुफ्तगू करें किसी एक जगह पर बैठकर और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें। मैं मुकेश गौतम आप सभी से निवेदन करता हूं, जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि इस 2 अप्रैल के मुकदमों को वापस लेने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक बड़े आंदोलन को प्लान करें और उस पर बैठकर चर्चा करें। जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 में आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से शांति प्रिय तरीके से संविधान के द्वारा जो आपको अधिकार दिया गया है आंदोलन करने का, उस अधिकार का आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा आंदोलन करें, ताकि सरकार उन शहीद के परिवारों को मुआवजा दे सके और मुकदमे वापस ले सके। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें गाजियाबाद में हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी, जो गाजियाबाद में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समय समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं। आज जो है 2 अप्रैल और 2023 है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2018 को देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ था दलितों का। चूँकि जो मोदी सरकार है वो SC/ST एक्ट है उसको कमज़ोर करने का ऐसा प्रयास किया था, ऐसा लोगों को कहा जाता है, जिसके विरोध में वो आंदोलन हुआ था। 13 लोग उसमें शहीद हो गए थे और जो उनके परिजन हैं वो आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिला है, ना कोई उनको आर्थिक सहायता मिली है। 2 अप्रैल शहादत दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज से 5 साल पहले 2018 को 2 अप्रैल के दिन जो आपने कहा दलित आंदोलन नहीं था, वो अनुसूचित जाति आंदोलन था, SC का आंदोलन था। दलित तो सभी जाति और सभी धर्मों में हैं, सभी जातियों में हैं, लेकिन ये जो आंदोलन था वो सिर्फ SC और ST के लोगों का था। और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पर ST नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ SC है बड़ी संख्या में। ST हुआ तो मुश्किल से 0.1 भी पूरा नहीं है यहाँ पर। तो ये SC का आंदोलन था और इस आंदोलन की अपनी प्राणों की नौछावर करने वाले हमारे क्रांतिकारी युवा साथियों को, जो 13 मेरे साथी अपनी शहादत देकर इस SC/ST एक्ट को मजबूत कर कानून अपने संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करवा कर गए, हमें सुरक्षित कर गए अपनी शहादत देकर, उनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 13 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जो आंदोलन हुआ था उसमें उनके परिजनों को क्या मिला? क्या समाज उनको जो है कुछ सपोर्ट कर पा रहा है? क्या लगता है आपको कि अगर ये अनुसूचित जाति के लोग ना होकर ये अगर किसी अपर कास्ट जाति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते तो सरकार इन्हें करोड़ों रुपए का मुआवजा देती, इन्हें मकान बना कर देती, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देती। क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लोग थे तो इसलिए किसी भी प्रदेश की सरकार ने या भारत सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, ना तो उन्हें उचित मुआवजा मिला है और ना ही उनके परिवार को कोई सरकारी नौकरी जैसी सहायता या मकान बनाने जैसी, मतलब कोई भी सरकारी सहायता उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। जो SC/ST के वकील है उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी कि हम इन लोगों के मुकदमे मुफ्त में लड़ेंगे और उनको न्याय दिलवाएंगे। क्या ऐसी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं वो वकील? शायद लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन उतने बड़े क्रांतिकारी
प्रभाव से नहीं लड़ी जा रही है वो लड़ाई। अगर वो क्रांतिकारी प्रभाव के साथ लड़ी जाती, यूनिटी के बनाकर लड़ी जाती, तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आ सकते थे। लेकिन मैं फिर भी अपने जो हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, मैं उन सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपनी कानूनी प्रक्रियाओं में थोड़ा सा तेज़ी लाएं, गंभीरता पैदा करें और समाज के लिए जो आप कर सकते हैं, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं जिसके लिए आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, और आप उस लड़ाई को और थोड़ा मेहनत करके लड़ें। आप लड़ रहे हैं, लेकिन मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी मेहनत करके लड़ें और समय समय पर समाज के प्रोग्रामों में या समाज में इस तरीके से अपनी कोई जानकारी अपडेट करते रहें कि हम अमुक व्यक्ति, यानी कि मैं मुकेश या कोई, जिस तरीके से बहुत सारे वकील हैं हमारे पत्रकार महोदयों के संपर्क में आकर कुछ सोशल मीडिया पर अपनी बाइट्स दें, पता चलेगा हमें कि कितने लोग हमारे एक्टिव हैं। SC/ST एक्ट के 2 अप्रैल के भारत बंद को लेकर जो बंद हुआ था, उसमें जो मुकदमे लगे थे, उन लोगों के पक्ष में कितने व्यक्ति हमारे वकील हमारे मुकदमा को लड़ रहे हैं। देखिए, कमज़ोर आदमी को तो न्याय मिलता ही नहीं। कमज़ोर आदमी न्याय से वंचित है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, और पैसे वाले को ही न्याय मिलता है। हम 99% केसों में ऐसा ही देखते हैं। कमज़ोर व्यक्ति जिसके पास तारीख लगाने के लिए पैसा नहीं होता, किराया नहीं होता कोर्ट में जाने लायक, तो वो तारीख पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ज़्यादातर मुकदमे उसके खिलाफ ही जाते हैं। जो SC/ST के लोग होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, ऐसे केसों में पहले तो समाज के जो कथित अपर कास्ट लोग होते हैं, जो जातिवादी गुंडे होते हैं, पहले तो उनसे लड़ते हैं वो, फिर जो है वहाँ उनको न्याय नहीं मिल पाता है तो फिर वो कोर्ट कचहरी में जाते हैं। उनको दो चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है, एक तो जातिवादी गुंडों से और एक जो न्याय व्यवस्था है। तो ऐसी जो मुश्किल हालात हैं इस समाज के लिए, कितना कठिन है उनको जो है न्याय मिल पाना आज के इस समय में? न्याय मुश्किल से मुश्किल बता दूं, 0.5% न्याय मिल पा रहा है गरीब लोगों को। अनुसूचित जाति आयोग इस समय, मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो, कार्य नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ नामात्र के लिए खोला गया है। इस समय सरकार अगर उसे बंद कर दे तो कम से कम जो लोगों की एक आस बनी हुई है उस पर एक वो तो लग जाएगा, मतलब वो ये कंफर्म तो हो जाएगा कि भी हमारा कोई आयोग नहीं है। लेकिन अब तो आयोग के नाम पर भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो SC आयोग है वो सिर्फ अधिकारियों के प्रमोशन कराने में और पोस्टिंग कराने में ज़्यादा बिजी रहता है। मुझे लगता है कि वो भी काम ढंग से नहीं करा पा रहा है SC आयोग। SC आयोग सही मायने में पीड़ित जब SC आयोग में जाता है, अनुसूचित जाति आयोग में जाता है, तो उसे इतने चक्कर लगाए जाते हैं, तो इतने तो कोर्ट में भी नहीं लगाने पड़ते जितने अनुसूचित आयोग में लगाने पड़ते हैं। हमारे जिन लोगों को नियुक्त करा है, मुझे लगता है कि पहले उन्हें समाज में घूमना चाहिए, समाज के लोगों से रूबरू होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब सरकार जिस पार्टी की होती है वो अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को नियुक्त करती है, चाहे उन लोगों को सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी हो या ना हो, चाहे उन्हें आयोग के बारे में जानकारी हो या ना हो, चाहे लोग उनके रूबरू रहें या ना रहें, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल है इस समय। अनुसूचित जाति आयोग जो बना हुआ है वो फेल है। उत्तर प्रदेश में बड़ा जो है कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड 2012-13 में, उसमें सैकड़ों आरोपी बनाए गए थे दोनों समुदायों से। सरकार ने उनके सबके मुकदमे जो है धराशायी कर दिए हैं, वापस ले लिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन दलितों पे मुकदमे आज भी चल रहे हैं 2018 वाले। सरकार उनको क्यों वापस नहीं ले रही है, क्या लगता है आपको? आपने जो मुजफ्फरनगर का नाम लिया, उनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो मजबूत हैं, वो सरकार की नींव हिलाने की दम रखते हैं या सरकार को सीधा चैलेंज कर देते हैं, अगर मेरे लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए तो हम सरकार के नाक में दम कर देंगे। मुझे लगता है अनुसूचित जाति में ऐसे लीडर है ही नहीं। और जो युवा निकल कर आ रहे हैं उनको, जो पुराने बुजुर्ग हैं जो फन मार कर बैठे हुए हैं, मुंडली बांध कर बैठे हुए हैं, वो उन्हें रास्ता नहीं दे रहे हैं ताकि वो अपनी आवाज़ को विधानसभा या और दूसरे व्यवस्थाओं में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। मुझे लगता है कि युवाओं को, जो पुराने बुजुर्ग हैं, वो रास्ता देकर पुश करें ताकि वो सही तरीके से नेतृत्व को कर सकें। मुझे लगता है कि जो अनुसूचित जाति के लोगों पर जो मुकदमे हैं, सरकार को वापस कर लेने चाहिए। और अगर सरकार वापस नहीं करती है तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी एक रणनीति बनाएंगे जिससे सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। शायद वो 2 अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने तो अनाउंसमेंट किया था कि हम राजस्थान में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं SC/ST के जो लोगों पर, उनको वापस कराएंगे। कांग्रेस सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना अभी तक भी।
देखिए, जब बहन जी ने सन 2000 उस समय जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव ही इस मामले को लेकर हुआ था और अनुसूचित जाति के लोगों को इसी तरीके से कांग्रेस ने ठगा था राजस्थान में कि हम 2 अप्रैल के जितने भी मुकदमे आंदोलन में लगे हैं लोगों पर, उन सभी मुकदमों को वापस कराएंगे। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी हमें पचा पाती है, ना ही कांग्रेस हमें पचा पाती है। ना तो कांग्रेस ने अपना किया हुआ वादा हमारे प्रति पूरा किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा हमारे प्रति किया। तो ये दोनों ही, ये तो हमारे खिलाफ रहे हैं दोनों ही दल। बिना पट्टे के कुत्ते राजस्थान में विधायक बने थे कांग्रेस के साथ मिलकर, वो लोग आज 2 अप्रैल को कांग्रेस के खिलाफ एक इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है जयपुर के अंदर 5 साल सरकार पूरे चलाती रही, लेकिन जब तक हमारे एक भी विधायक या एक भी सांसद ने या एक भी लीडर नेता ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, सरकार में रहते हुए सरकार को बोला नहीं कि आपने वादा किया था मुकदमों को वापस लेने का और आपने मुकदमे वापस नहीं लिए, आप मुकदमे वापस लो, वरना हम सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इतनी हिम्मत किसी भी बिना पट्टे के कुत्ते में नहीं हुई राजस्थान के किसी विधायक में जो अनुसूचित जनजाति का था। लेकिन आज वो बिना पट्टे के कुत्ते वो आज आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोबारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों को ठगना चाहते हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट लेना चाहते हैं कांग्रेस के पक्ष में, ताकि फिर उन्हें 5 साल तक पट्टा पहनकर कुत्ते वाला मलाई खाने को मिल सके कांग्रेस की सरकार में। तो ये सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम हो रहा है। अगर राजस्थान में सरकार होती बहुजन समाज पार्टी की, जैसा कि बहन जी ने ऐलान किया था, निसंदेह हमें बहन जी की किसी नीति पे या उनके द्वारा की हुई किसी घोषणा पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बहन जी कहती हैं वो तो करती हैं और जो नहीं कहती वो डेफिनेटली करती हैं। मैं जब बामसेप में कार्य कर रहा था तो हम चंदा लेने जाते थे सरकारी अधिकारियों से। मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक अधिकारी थे SDM रैंक पर। तो हम जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, कहाँ से हो? मैं कहा, साहब ऐसे बामसेप से आए हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन है हमारा, हमें थोड़ा सा फंड चाहिए। तो उन्होंने बोला, भाई क्यों, क्या करते हो तुम फंड का, क्या करोगे फंड का? बहुत सारी बातें बताने लगे वो, अपनी अधिकारी वाली अपनी रौब हमें दिखाने लगे। बातचीत हुई तो उन्होंने, हम 6 लोग थे, उन्होंने पानी का भी हमें नहीं पूछा। तो मेरी आदत है, मैंने खुद बोला, सर पानी मिलेगा क्या? हाँ पानी पिलवाओ भाई। तो उन्होंने पानी पिलवाया, लेकिन बहुत बेशर्मी से उन्होंने ये कहा कि मैं अपने दम पर नौकरी पर लगाऊं। जब नौकरी की बात आई, हमारे साथ एक साथी थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि आप जिस नौकरी को कर रहे हैं उसका पेबैक भी करना होता है समाज को। आप समझिए, हम एहसान लेने नहीं आए आपका, हम वो लेने आए हैं जो पेबैक आपको करना है, तुम्हारा अधिकार है। हम उस अधिकार को लेने आए हैं ताकि समाज के कैडर लगाकर युवाओं को तैयार कर सकें, ताकि इस रोड पर तुम आंदोलन नहीं कर सकते नौकर रहकर, सरकारी नौकर रहकर, लेकिन ये जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, वही रोड पर आंदोलन करते हैं, सिविलियंस। तो उन्होंने कहा, सुनिए, मुझे किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, आपको आंदोलन की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस आरक्षण से नौकरी पर आए हैं उस आरक्षण को बचाने के लिए आंदोलन की जरूरत है। तो उस साहब ने ये कहा, मैं आरक्षण से नहीं आया, मेरी काबिलियत थी, मैं जब SDM बना हूं। तो हमारे साथ जो साहब थे उन्होंने पूछा, क्या आपके दादा सरकारी नौकरी पे थे? नौकर नहीं। पिताजी थे? नहीं। तो इसका मतलब वो नालायक थे। तो बोले, बात कैसे कर रहे हैं आप, तमीज से बात करिए। मैं इसलिए तुमको बताना चाहता हूं, तुम्हारे दादा को और तुम्हारे पापा को मौका नहीं मिला। तुम वो नालायक व्यक्ति हो जिसे मौका मिला है और उसके बाद घमंड से कह रहा है कि मैंने अपने दम पर चीजें हासिल की हैं। अगर आपको मौका ना मिला होता, सरकारी अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको मौका ना मिला होता तो आप भी अपने बुजुर्गों की तरह, अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह एक साधारण व्यक्ति होते और सिर्फ कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होते। आज अगर आप IAS, IPS, IRS बने हैं या बाबू वकील बने हैं, जज बने हैं, तो उसके पीछे आपको मौका दिया गया है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान में आपको आरक्षण की व्यवस्था की गई, एजुकेशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई, पद उन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगर आपने सिर्फ अपनी
पेट भरने के लिए बीवी और टीवी में मस्त हो जाएंगे तो सारी चीज़ व्यर्थ हो जाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर की द्वारा जो अपने 4-4 बच्चों को खोकर जो तुम्हें अधिकार दिए हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। कि आप समय रहते हुए इन चीज़ों को पहचान जाइए और पे बैक टू सोसाइटी करना शुरू कर दीजिए। आपसे मैं निवेदन करता हूँ। सरकार पर मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना तो उन लोगों पर आता है जो अनुसूचित जाति के नाम पर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और वो अपने समाज की पीड़ा को, अपने समाज के दर्द को विधानसभा में और लोकसभा में नहीं उठाते। गांव में 5 कुत्ते थे। एक शहर का व्यक्ति आता है और उन कुत्तों को देखता है, उनका एक बच्चा भी था छोटा सा। वो व्यक्ति उस कुत्ते के बच्चे को अपने घर ले जाता है, शहर में ले जाकर उसे ब्रेड खिलाता है, दूध खिलाता है, ठीक ठाक तरीके से पालता है, एसी में रखता है, कूलर में रखता है। तो गांव के 4-5 जो कुत्ते थे वो कहते हैं यार बहुत दिन हो गए, चलो बच्चे से मिलकर आते हैं। जब वो शहर पहुंचते हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए तो वो मालिक बोलता है अभी देखो तुम्हारे परिवार के लोग आए हैं, बाहर को निकल कर आओ। तो वो बच्चा अपने ही लोगों पर भौंकता है। यानी कि अनुसूचित जाति के जो कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में विधायक और सांसद बैठे हैं उनका हाल उस कुत्ते की तरह है कि उन्हें दूध और ब्रेड मिल रहा है। अगर उनके समुदाय के लोग भी उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं तो भौंकते हैं, काटने को आते हैं कि तुम कैसे आ गए भाई यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? तो वो अपनी औकात भूल चुके हैं। वो क्यों उनकी बात करेंगे, अपने समुदाय की क्यों बात करेंगे? क्योंकि वो तो उनसे अलग हो चुके ना। अब उन्हें तो एसी मिल गई है, कूलर मिल गया है, दूध में भीगे हुए डेली ब्रेड मिल रहे हैं। तो वो बिना पट्टे के कुत्ते हैं, उन्हें सब कुछ मिल गया है। लेकिन जिसकी वजह से मिला है वो उसे ही भूल गए। एहसान फरामोश नमक हराम। वो समाज की चिंता कहाँ करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम नहीं लेते वो लोग। आप समाज की बात कर रहे हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी भी नहीं करते। वो अपने परिवार के, मुझे लगता है अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने चाचा, अपने ताऊ को भी ना पहचानते होंगे। ऐसे लोग हैं ये जो निकम्मे चुन के गए हैं। एक व्यक्ति जब जिस व्यवस्था से निकल कर जाता है और उस व्यवस्था के लिए पे बैक टू सोसाइटी नहीं करता, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नमक हराम ही कहेंगे ना। आपने नमक खाया इस समाज का, पानी पिया इस समाज का, अधिकार इस समाज के नाम पर लिए, यहाँ तक कि आपको नौकरी मिली, एजुकेशन मिली, हर जगह जो आपको लाभ मिला आरक्षण का इस समुदाय में होने का कारण मिला। लेकिन जब आप विधायक और सांसद बने तो इसी समुदाय को छोड़कर आप आगे बढ़ गए। आप अपने आका के तलवे चाटने में लग गए। आपने समाज के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से समाज तो दुखी है ही, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां नेस्त नाबूद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। तुम्हारा इतिहास में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा अगर तुमने समाज के प्रति अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया। जो समाज के प्रति आपका दायित्व बनता है अगर उसे पूरा नहीं किया तो